Hello everyone. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the principles of insurance. In previous session, we have already discussed the first four principles of insurance. First one is principle of utmost good faith. Second one is principle of indemnity. Third one is principle of insurable interest, and fourth one is principle of warranty. Now come to the fifth one, that is principle of contribution. It is applicable to all contracts of indemnity. According to this principle, an insured can insure the same subject matter with two or more insurance companies, but he can claim the compensation only to the extent of actual loss, either from all insurers or from any one insurer. If one insurer pays the full compensation, then that insurer can claim proportionate compensation from other insurers. It means कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है कि जितना आपको लॉस हुआ है उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर कंट्रीब्यूट करके आपको कंपनसेट करेंगी. एक कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी एसेट्स का दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक पर्सन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, 3 इंश्योरेंस कंपनीज से जो है अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया. तो जब उस पर्सन को लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रीब्यूट करेंगी उसके टोटल लॉस में. जितना उसे लॉस हुआ है प्रॉपर प्रपोर्शन में उसे डिवाइड किया जाएगा, तीनों मिलकर उसका लॉस कंपनसेट करेंगी. हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को उस सारे लॉस को कंपनसेट कर दे और यूनाइटेड इंश्योरेंस से और ओरिएंटल इंश्योरेंस से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मनी कलेक्ट कर ले कि एक पार्टी जो है उसे सारा लॉस पे कर देगी और वो अदर पार्टी से खुद सारा लॉस कलेक्ट कर लेगी. लेकिन जो पर्सन जिसे लॉस हुआ है उस पर्सन को पूरा का पूरा कंपनसेशन मिल जाएगा. सभी कंपनीज मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगी उसके लॉस को कंपनसेट करने में. Now come to the example of the principle of contribution. If Mr. Mohan insures his house worth rupees 1 lakh with two insurers, National Insurance Company for rupees 90,000 and United Insurance Company for rupees 60,000. अब एक पर्सन ने जिसके पास 1 लाख वर्थ रुपीज़ का एक हाउस है, उसने अपने जो हाउस है उसका इंश्योरेंस करवाया है. 90,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस उसने करवा दिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से और 60,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस करवा दिया यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से. एक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड इज वर्थ रुपीज़ 60,000 और जब उसकी प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो 60,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है. देन मिस्टर मोहन कैन क्लेम द फुल लॉस ऑफ रुपीज़ 60,000. अब मिस्टर मोहन को 60,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है वो कंपनसेशन में मिलेगा आइदर फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और फ्रॉम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी. या तो सारा का सारा क्लेम कौन पे करेगी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी करेगी, या फिर सारा का सारा क्लेम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी करेगी. और ही कैन क्लेम इन द रेशो, वो रेशो में भी कंपनसेट कर सकती हैं. अब यहाँ पर रेशो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया गया, 90,000 का. यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया गया, 60,000 का. रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब आप, 90,000 रेशो 60,000, इट मीन्स 9:6. अब जो भी लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 60,000 का. अब 60,000 के लॉस को नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनसेट करेंगे किस रेशो में, 9:6 में. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर मोहन को क्या पे करेगी, 60,000 का जो लॉस है मल्टीप्लाइड बाय 9/15. 9/15 कहाँ से आया, जो 9:6 था वहाँ से आया. यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर मोहन को क्या पे करेगी, 60,000 का जो लॉस है उसका 6/15
15 जो है वो पे करेगी। अब अगर मिस्टर मोहन दोनों कंपनी से अपना कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट कंपनी यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 36,000 रुपीज़ देगी और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उन्हें 24,000 रुपीज़ देगी। इफ़ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पेड द फुल अमाउंट ₹60,000 to Mr. Mohan, it can claim the proportionate amount ₹24,000 from the United Insurance Company। जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट में भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी पर्सन को सारा का सारा कंपनसेशन दे देती है तो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से वो शेयर कलेक्ट कर लेती है। तो अब अगर यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर मोहन को 60,000 रुपीज़ का लॉस अकेली कंपनसेट करती है तो जो 24,000 का जो कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड इंश्योरेंस वालों का बनता है तो यूनाइटेड इंश्योरेंस वाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को वो पेमेंट कर देंगे। यानी कि मिस्टर मोहन को 60,000 का लॉस ही दिया जाएगा जो उन्हें हुआ है रियल में, उसी को कंपनसेट किया जाएगा। ये नहीं कि वो दोनों कंपनी से अलग अलग कंपनसेशन ले लेंगे कि 60,000 वो नेशनल इंश्योरेंस से ले लें और 60,000 ही वो यूनाइटेड इंश्योरेंस से ले लें, ऐसा नहीं होगा। जो पर्सन है उसे प्रॉफिट नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ लॉस ही कंपनसेट किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कम टू द सिक्स्थ वन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। It is an extension of the principle of indemnity. As per the principle, after the insured is compensated for the loss due to damage to property insured, then right of ownership of such property passes to the insurer. Very important point है ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और उस डैमेज प्रॉपर्टी का आप क्लेम ले लेते हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसका जो स्क्रैप है, उसकी जो डैमेज जो गुड्स हैं, उन सब की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। उस स्क्रैप पर आपका कोई राइट नहीं होगा। इफ द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू लेफ्ट दैट कैन नॉट बी गिवन टू द इंश्योर्ड, दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि अगर किसी ने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है, बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो बिल्डिंग का जो स्क्रैप है वहाँ कुछ आयरन रोड्स होंगे, वुड्स होंगे, ठीक है, कुछ ब्रिक्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह का जो स्क्रैप है उस पर किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को उसकी जो बिल्डिंग है उसके बदले में कंपनसेशन देगी और स्क्रैप कौन सेल करेगा? इंश्योरेंस कंपनी सेल करेगी। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार का जो स्क्रैप होगा वो भी किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। पर्सन को जो है उस प्रॉपर्टी के बदले में कंपनसेशन दे दिया जाएगा। जो स्क्रैप होगा, जो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है, उस पर अब किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ कम टू द एग्जांपल्स। First one is, if an insured motor car is completely destroyed by an accident, as per this principle, the insurance company take possession of the damaged car after compensating the insured fully. आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, कार का एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई, आप पूरी कार का कंपनसेशन लेना चाहते हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरी कार का कंपनसेशन देगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी डैमेज्ड कार है वो सारी की सारी कार किसकी पोजीशन में चली जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पोजीशन में चली जाएगी, क्योंकि चाहे वो स्क्रैप हो चुकी है, बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, कबाड़ के भाव में वो बिकेगी, लेकिन उस कबाड़ पर, उस स्क्रैप पर भी किसका राइट होगा? इंश्योरेंस कंपनी का राइट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज, मिस्टर जॉन गेट्स हिज मोटर कार इंश्योर्ड. Some of its parts got damaged in a road accident. He gets the insurance claim and gets the damaged part replaced with new ones. But the damaged parts will be taken by the insurance company. The insured has no rights over the damaged parts since he has already got compensation for the loss. अब देखो कई बार क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सीडेंट हो रहा है, आपकी कार का एक्सीडेंट हो रहा है, आपकी कार डैमेज हो गई है,
लेकिन वो बुरी तरह से पूरी की पूरी डैमेज नहीं हुई है, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो खराब हो गए हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना चाहते हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको उन पार्ट्स का क्लेम देगी, लेकिन जो पार्ट्स स्क्रैप में उस कार से अलग होंगे उनकी जगह पर नए पार्ट्स फिट हो जाएंगे, तो जो स्क्रैप में अलग हुए हैं कार से पार्ट जो डैमेज हो चुके थे, उन पार्ट्स पर अब किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाएगा। चाहे इंश्योरेंस कंपनी उन्हें स्क्रैप के प्राइस में सेल करेगी, ठीक है, उनसे स्क्रैप की फॉर्म में ही वो सेल होंगे, ओरिजिनल पार्ट्स की फॉर्म में अब वो सेल नहीं हो सकते, लेकिन उस स्क्रैप पर भी चाहे वो लोहे के भाव ही क्यों ना बिके, कबाड़िया ही उनको क्यों ना खरीदे, उन सब पर किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाएगा। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू गेट इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, आपका कोई कसूर नहीं था, आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट यूर लॉस, इंश्योरेंस कंपनी आपका जो लॉस है वो कंपनसेट करेगी, एंड विल आल्सो स्यू द थर्ड पार्टी टू रिकवर द मनी पेड एज क्लेम, थर्ड पार्टी पर भी क्लेम कर देगी, थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर देगी कि आपकी वजह से ये प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इसके लिए ये कंपनसेशन पे करना पड़ा, आप भी हमारे को क्लेम दीजिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अंडर थर्ड पार्टी से भी क्लेम रिसीव कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या रहती है कि जो भी डैमेज प्रॉपर्टी होती है, जो भी स्क्रैप होता है, अगर आप क्लेम ले रहे हो तो उस स्क्रैप पर, उस डैमेज प्रॉपर्टी पर किसका राइट हो जाता है? इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाता है। सेवंथ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, insured can claim for loss or damage only if the loss arises due to reasons beyond the control of the insured. According to this principle, the insured is expected to take reasonable care to protect the insured property from loss or damage and has taken effective measures to minimize the loss. The insured must not neglect or behave irresponsibly during such events just because the property is insured. In case insurer finds out the loss is due to carelessness of the insured, then the insured loses the right to be compensated for the loss. अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस? हमें क्या कहता है कि अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे, वहाँ कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं करोगे, इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, केयरलेस हो जाओगे, नहीं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो आपका ये राइट बनता है कि आप अगर कोई नुकसान हो रहा है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी प्रॉपर्टी के साथ, तो आप उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के एफर्ट्स करोगे। पूरी आपके 100% पॉजिटिव एफर्ट्स होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमने इस प्रॉब्लम को रोकना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओगे, आप निश्चिंत होकर सो जाओगे कि अगर आग लग रही है तो लगने दो, हमने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाना, क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का क्या हुआ है? इंश्योरेंस हुआ है। ऐसी आपकी थिंकिंग है अगर, और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि एक डैमेज हो रहा था, नुकसान हो रहा था और ये पर्सन केयरलेस बना रहा, इसने कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं किया इस डैमेज को रोकने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से रिफ्यूज़ कर सकती है कि आग लग रही थी, क्या आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया? नहीं किया, ठीक है, तो हम आपको क्लेम नहीं देते क्योंकि आप क्या बने रहे? केयरलेस बने रहे। वो आपको कंपनसेशन जो देना है उसने उसको रिफ्यूज़ कर देगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहता है कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसे आप मिनिमाइज करने के एफर्ट्स ज़रूर करेंगे। Come to the examples. First one is Mr. Jones' house is set on fire due to an electric short circuit. According to this principle, in this situation, John must try his level best to stop the fire by all possible means, like calling the fire force, inform neighbors for their help, etc.
अब मिस्टर जॉन के घर में आग लग गई है, ठीक है। अब आग लग गई है तो ये नहीं कि वो निश्चिंत रहेंगे, भी हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, वाई शुड आई वरी, हमें क्या जरूरत है चिंता करने की। आई हैव इंश्योर्ड माई हाउस, जब हमने अपने इंश्योरेंस करवा दिया है अपने हाउस का। लेकिन नहीं, मिस्टर जॉन को एक्टिव होना पड़ेगा, उन्हें फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ेगा, अपने नेबर से हेल्प भी मांगनी पड़ेगी ताकि वो अपने लॉस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, तभी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्लेम देगी, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। सेकेंड एग्जाम्पल इज मिस्टर जॉन हैज केप्ट स्टॉक इन हिज वेयर हाउस। There was a flood alert from the government, but it did not remove goods from the warehouse and the goods were damaged due to flood. एक पर्टिकुलर एरिया में एक वेयर हाउस है और उस एरिया में फ्लड अलर्ट जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ये एरिया जो है फ्लड अलर्ट में आ गया है, जहाँ भी जो भी आपकी गुड्स हैं, जो भी सामान है, आप यहाँ से उस सामान को हटा लीजिए। लेकिन मिस्टर जॉन जो हैं वो केयरलेस बने रहे, उन्होंने तो ये सोचा कि मैंने तो अपनी गुड्स का क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो उसका कंपनसेशन मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, ये सोचकर उन्होंने अपनी गुड्स वहां से हटाई ही नहीं है। तो दिस गुड्स वर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फ्लड, बट इंश्योरेंस कंपनी मे रिफ्यूज टू पे फॉर द लॉस एज ही कुड हैव इजीली अवॉइडेड द लॉस। बेशक वो गुड्स जो हैं आपकी किसी भी नेचुरल क्लाइमेटिक्स के अगेंस्ट वो इंश्योर्ड थी भी, अगर नेचुरल क्लाइमेटिक्स से कोई भी गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर जॉन का जो कंपनसेशन है वो रिफ्यूज कर देगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर जॉन को इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपको जब गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जो है अनाउंस किया, आपने अपनी गुड्स वहां से क्यों नहीं रिमूव की, क्यों नहीं हटाई, ठीक है, हम आपको कंपनसेशन नहीं देते। हाँ, अगर गवर्नमेंट रेड अलर्ट ना अनाउंस करती, उस टाइम पर फ्लड की वजह से आपकी गुड्स को कोई नुकसान हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% क्लेम देती। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। Come to the last principle, that is principle of proximate cause. Proximate cause literally means the nearest cause or direct cause. This principle is applicable when the loss is the result of two or more causes. कई बार ऐसा होता है कि लॉस जिस रीजन से हो रहा है वो कोई रीजन वन नहीं होता, बहुत सारे कंबाइंड रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमें लॉस हो रहा होता है। तो अब आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये उन रीजंस पर डिपेंड करता है। तो आपने वहां पर ये चेक करना है कि आपका जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए इंश्योरेंस हुआ है फायर के लिए, तो फायर लगना एक डायरेक्ट रीजन था, नियरेस्ट रीजन था या नहीं था। आपका जो इंश्योरेंस हुआ है थेफ्ट के अगेंस्ट, तो क्या थेफ्ट वहां पर रियल रीजन, नियरेस्ट रीजन था या नहीं था। अगर हमारा रीजन नियरेस्ट होता है, डायरेक्ट रीजन होता है, रियल रीजन होता है, जिसके अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई होती है, तभी हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। इंश्योरर पेज द क्लेम मनी ओनली इफ द नियरेस्ट कॉज इज इंश्योर्ड। जो रीजन है नुकसान होने का, अगर उस रीजन के लिए ही हमने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई है, तभी इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी हमारे को कंपनसेशन देने के लिए, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली द नियरेस्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज विल बी कंसीडर्ड व्हेन देयर आर सेवरल कॉजेज फॉर द डैमेज। As per this principle, the insurance company will become liable to compensate the insured if the reason for the loss is insured against and it must be a nearest one. रीजन क्या होना चाहिए? नियरेस्ट रीजन होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, अदरवाइज नहीं देगी। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टॉक वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट। बहुत ध्यान से समझोगे आप इन दोनों एग्जाम्पल को, तभी आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो पाएगा। अब हमारा जो स्टॉक है वो थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योर्ड है कि आपकी गोदाम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर उस स्टॉक को कोई चोरी कर लेता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, अदरवाइज नहीं देगी।
देयर वाज ए फायर इन द फैक्ट्री। अब देखो हमारी फैक्ट्री में क्या लगी है, आग लगी है। एंड ए लॉट ऑफ स्टॉक वाज स्टॉलन बाय द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द स्टोर। फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत होच पोच सा हो गया सब कुछ, सभी भागा दौड़ी सी मच गई, ठीक है। उस मौके का फायदा उठाते हुए स्टोर में जो स्टाफ था हमारा, जो स्टोर कीपर्स थे हमारे, ठीक है, उन्होंने ही क्या कर लिया, गुड्स को चुरा लिया। अभी किसी को क्या पता लग रहा है, सब लोग भागा दौड़ी में हैं कि आग लग रही है, नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, ठीक है। हमारे जो ओनर है उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि स्टोर में से कितना माल इधर से उधर हो गया। द इंश्योर्ड इज एंटाइटल फॉर कंपनसेशन एज लॉस्ट कॉज ड्यू टू थेफ्ट इज ए प्रॉक्सीमेट कॉज। अब जो ओनर था उसने इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन की डिमांड की कि मेरा यहाँ से कुछ चोरी हो गया है सामान और मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन देगी। क्यों? क्योंकि थेफ्ट एक नियरेस्ट रीजन है, आग लगने के बाद ही क्या हुई है, चोरी हुई है, ठीक है। नियरेस्ट रीजन थेफ्ट था, इसीलिए उसे कंपनसेशन मिल गया। और अगर नियरेस्ट रीजन थेफ्ट नहीं होता तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलता। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, goods in a ship is insured against loss due to collision between ships and the insured ship collide against another ship at sea। अब एक शिप का इंश्योरेंस हुआ है, किस पर्पज से हुआ है, किस रीजन के अगेंस्ट हुआ है, वो रीजन है कि जब दो शिप आपस में टकरा जाएंगे तो उनके टकराने से जो नुकसान होगा, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कंपनसेट करेगी। एट द टाइम ऑफ कोलाइजन द गुड्स वर इन द गुड कंडीशन। अब क्या हुआ कि जब दो शिप आपस में टकराए, दोनों शिप्स का कुछ नुकसान हो गया, यानी कि वो अब जर्नी करने के लिए कैपेबल नहीं रहे, ठीक है। तो अब जर्नी करने के लिए कैपेबल नहीं रहे तो उनको क्या कराना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा। जब उनका आपस में टक्कर होती है तो उस टाइम पर शिप्स के अंदर जो गुड्स रखी हुई हैं वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अब रिपेयर कराने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। But repairs taken lot of time and the ship reached the destination point late and the goods were not in the good condition। अब रिपेयरिंग में शिप की टाइम लग गया, जर्नी क्या हो गई, लेट हो गई। अब जर्नी लेट हो गई तो जो गुड्स अंदर शिप के रखी हुई थी, जो स्टॉक शिप के अंदर था, ठीक है, वो वेदर की वजह से या टाइम ओवर होने की वजह से वो क्या हो गया, गुड्स खराब हो गई। इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी श्योरली रिजेक्ट्स द क्लेम बिकॉज प्रॉक्सीमेट कॉज वाज डिले नॉट कोलाइजन, ठीक है। अब यहाँ देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो गुड्स खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, अब उन गुड्स के लिए ओनर्स ने क्या मांगा, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मांगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से रिफ्यूजल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनका क्लेम। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं नियरेस्ट कॉज क्या है, डिले। गुड्स क्यों खराब हुई हैं, उन्होंने इसका रीजन सर्च किया कि गुड्स क्यों खराब हुई, क्योंकि शिप की जर्नी क्या कर दी गई, डिले कर दी गई, ठीक है, टाइम पे शिप रिपेयर नहीं हुआ। डिले होने की वजह से गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ना कि जब शिप आपस में टकराए थे, जब शिप्स का आपस में एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से गुड्स जो है वो खराब हुई हैं, डैमेज हुई हैं, नहीं हुई हैं। गुड्स किस वजह से डैमेज हुई हैं, क्योंकि जर्नी लेट हो गई, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी गुड्स के अगेंस्ट कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करेगी। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सीमेट कॉज। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।